ये पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मजदूर माइग्रेशन करके, पलायन जिसको कहते हैं, जिसके खिलाफ रहता हूँ शब्द के मैं, कि ये पलायन करके नहीं जाते हैं, ये काम करने जाते हैं मजदूरी के लिए। पलायन तो सरकारों का रहता है जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है और जिसकी वजह से कई जगहों पर मजदूरों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। तो मजदूर और मजबूर ये जहाँ पर है वो उनका पलायन नहीं है, वो उनकी सरकार का पलायन रहता है कि देश भर में और पूरी दुनिया में लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उसको अनिवार्य रूप से बेबसी में बाहर गया हुआ न माना जाए। कई लोग बाहर जाकर नए हुनर सीख कर आते हैं, नया तजुर्बा लेकर आते हैं, दुनिया को लेकर उनका नज़रिया अधिक व्यापक होता है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल आधी रात के जरा पहले एक बड़ी बुरी खबर आई कि कश्मीर के एक ईंट भट्टे पर मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ। कश्मीर के बाहर के जो मजदूर वहाँ पर रह रहे थे काम करते हुए, ईंट भट्टों पर जो लोग काम करने जाते हैं वो आमतौर पर वहीं रहते हैं, बहुत सारे परिवार सहित भी रहते हैं, पति पत्नी, और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो लोग भी काम करते हैं, उसमें ठेके पे काम होता है। ऐसे दो मजदूरों को आतंकियों ने मार डाला और एक समाचार ये कहता है कि उन्होंने उनके नाम पूछे पहले, उसके बाद उनका धर्म पूछा और उसके बाद उनको गोलियां मारी एकदम सामने खड़े रहकर। एक दूसरा समाचार ये कहता है कि वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग भी थे, उनको नहीं मारा गया, केवल 2 हिंदू मजदूरों को मारा गया। मैं इसको हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं उनको सामने रखना जिम्मेदारी भी है। जाहिर तौर पर ये पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी औपचारिक रूप से ली है, ये भी समाचार रात को आया। कोई ऐसा नोटराइज्ड, कोई सील ठप्पा लगा के जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कोई बयान जारी कर देते हैं, कहीं पोस्ट कर देते हैं, किसी को फ़ोन पे पत्रकार को मैसेज कर देते हैं। लेकिन आधी रात की खबर ये थी, आज सुबह तक की भी, पाकिस्तान का एक संगठन जो है आतंकी संगठन, उसने ये कत्ल किए हैं। ऐसा कश्मीर में पहले भी हुआ है। वहाँ बाहर से जाकर काम करने वाले जो प्रवासी मजदूर कह सकते हैं, बाहरी मजदूर कह सकते हैं, परदेशिया मजदूर कह सकते हैं, उनको पहले भी छांट छांट कर निशाना बनाकर मारा गया है। शायद इसलिए कि कश्मीर का बाकी हिंदुस्तान के साथ में रिश्ता थोड़ा कमज़ोर और खोखला किया जाए। लेकिन मुझको ध्यान है कि ये 2 हत्याएं जो कल आतंकियों ने की हैं छत्तीसगढ़ी मजदूरों की वहाँ पर, इससे पहले पहलगाम में अप्रैल 2025 में एक हमला हुआ था आतंकियों का, जो आतंकियों पर शायद कश्मीर के इतिहास का एक सबसे बड़ा हमला था। 26 लोग उसमें मारे गए थे, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। एक कोई खच्चर लेकर चलने वाला बैठाकर लोगों को, वो भी मारा गया था। उसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर के भी एक कारोबारी थे, शादी की सालगिरह के लिए वो परिवार सहित, बच्चों सहित वहाँ गए हुए थे, उनकी भी मौत हुई थी इस गोलीबारी में। लेकिन मैं बतला दूं आपको, वहाँ पर एक कश्मीरी गाइड था इन लोगों के साथ में, या खच्चर वाला था, वो लोगों को किसी रास्ते से निकाल के बहुत सारे लोगों को लेके गया। उसमें इधर के भी लोग थे शायद, छत्तीसगढ़ के बचने वालों में। तो एक कश्मीरी जो शॉल वगैरह ठंड में बेचने के लिए वहाँ से हर साल इधर आता है, इसके बाद अप्रैल 25 के बाद जब वो आया चिरमिरी के इलाके में, जहाँ के लोग जिंदा लौट कर आए थे पहलगाम से, तो वहाँ एक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में, उस कश्मीरी शॉल बेचने वाले का सम्मान भी किया गया था कि एक कश्मीरी ने हमको बचाया था। ऐसा लोग शुक्रगुजार भी रहते हैं।
और हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्से में अधिकतर लोग ऐसा बदला नहीं निकालते कि कश्मीर में छत्तीसगढ़ के मजदूर मारे गए तो उसका छत्तीसगढ़ में कोई बदला लिया जाए। अच्छी बात यही है कि इस देश में आज भी अधिकतर लोग अमन पसंद लोग हैं, लेकिन तकलीफ़ बहुत हुई मुझको। कल रात को देर तक मैं भी टेलीफोन पर मैसेज पर पता लगाते रहा कौन लोग थे। इसमें से एक 24 साल का दीपक रात्रे शक्ति जिले का था, जो 7-8 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ कुलगाम के ईंट भट्टे पर काम करने गया था। परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं यहाँ पर, एक दिव्यांग भाई है, दिव्यांग यानी विकलांग भाई है यहाँ पर, 4 महीने का बेटा है, 4 महीने का बेटा है। आतंकियों ने मार डाला। वहां पर मजदूर था, गरीब मजदूर था। एक दूसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है, छत्तीसगढ़ का नया जिला है, 2022 में बना है। यहाँ का भूपेंद्र भैना 28 साल का है, 3 महीने पहले पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर गया था। 4 साल के बेटे को गांव में दादी और नाबालिग बहन, इनके साथ में 4 साल का बेटा रह रहा था। और परिवार के और कुछ लोग हिमाचल में भी मजदूरी करने गए हुए थे। इस तरह की जानकारी है। मैं थोड़ा सोचता हूँ कि इतना मनरेगा कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में, चारों तरफ ये सुनाई पड़ता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, निर्माण कार्यों में मजदूर नहीं मिलते, और ये सुनाई पड़ता है कि मनरेगा की वजह से फसल के वक्त रोपा लगाने के लिए या निंदाई के लिए या फसल काटने के लिए मजदूर कम पड़ते हैं, नहीं मिलते, ऐसा सुनाई पड़ता है। फिर ये भी सुनाई पड़ता है कि खदानें बहुत सारी चल रही हैं जिसमें लोगों को काम मिलता है, मजदूरों को ट्रांसपोर्ट में काम मिलता है, कारखाने इतने चल रहे हैं उनमें काम मिलता है। तो क्यों जाते हैं लोग कश्मीर के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए? उधर आपको ध्यान है ना, लद्दाख में एक बार बाढ़ आई थी, उसमें भी शायद छत्तीसगढ़ के कुछ लोग फंसे हुए थे। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा प्रदेश हो जहां पर छत्तीसगढ़िया मजदूर जाकर काम न करते हों। आपको ध्यान है, असम में तो एक छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा विकसित समाज है, जो चाय बागानों में काम करने के लिए मजदूर गए हुए थे। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पे बस गए और उनके लोग आल औलाद वहाँ पर बसे हुए हैं आज। एक अशोक तिवारी जी छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग से रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो लगातार बरसों से उनसे संपर्क रखते हैं। हर साल शायद कुछ हफ्ते वो असम में छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ रहते हैं। इतनी पुरानी बात है छत्तीसगढ़ से वहाँ जाने की, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि बिहार से मजदूर जाके कहीं फिजी में तो कहीं मॉरिशस में, कई जगहों पर काम करते हैं। मॉरिशस वगैरह में तो ऐसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे हुए हैं जो बिहार के गांव से, जिनके पुरखे वहां गए हुए थे। वो आए भी थे, 1-2 ऐसे लोग यहाँ पर जाते हैं लोग काम करने के लिए। मैक्सिको से रोज़ अमेरिका आते हैं लोग काम करने के लिए। मैं मैक्सिको की सरहद वाले एक प्रदेश अमेरिका का कैलिफोर्निया गया था। उसकी सड़कों में तो जाने कितनी सड़कों के चौराहों का नाम मैक्सिकन नाम थे। वहाँ पर मैक्सिकन भाषा भी वहाँ के स्कूलों में एक मान्यता प्राप्त भाषा है, क्योंकि मजदूर उधर से इतने आते हैं इधर पर। एक दिलचस्प बात बताता हूँ, हिंदुस्तान से गए हुए एक सिख वहाँ पर कैलिफोर्निया में, उन्होंने खेती करना शुरू किया। पंजाबी लोग मेहनतकश रहते हैं, किसान अच्छे रहते हैं। उन्होंने 10-20 हज़ार एकड़ का अपना फार्म बना लिया और एक मैक्सिकन महिला से शादी कर ली। उससे उनकी जो संतान है वो हिंदुस्तानी मैक्सिकन मिली जुली संतान है और सिख है वो। ऐसे बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जगह जगह जाके छत्तीसगढ़ियाँ क्यों काम करते हैं? क्या यहाँ पर काम की एकदम कमी है? थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको। ये जो है बलौदाबाजार जिले का बिलाईगढ़ सारंगढ़ का इलाका, जहाँ से एक मजदूर गया था, एक शक्ति जिले से गया था।
दरअसल छत्तीसगढ़ में कुछ एक इलाके ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से सूखे का शिकार होते रहे हैं। कोई वहाँ पर सिंचाई का इंतजाम नहीं था और फसल होती नहीं थी, और हर फसल के मौके पर वहाँ के लोग दसियों हजार लोग प्रदेश के बाहर चले जाते थे काम करने के लिए। तो ये मजबूरी थी, ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन था, काम की तलाश में जिंदा रहने के लिए। अगर आपने ऐसे गांव नहीं देखे हैं तो हमारे पास उनकी तस्वीरें हैं, उनके वीडियो हैं कि लोग अपने मकान के दरवाजे पर पूरी मिट्टी थोप कर चले जाते थे कि अभी कई महीने बाद आना है, कोई दरवाजे का ताला वगैरह तोड़कर भीतर जाकर कुछ सामान न चुरा ले। हालांकि मजदूर के घर में कितना क्या रहेगा, लेकिन फिर भी गरीब के लिए अपने सामान की कीमत रहती है। तो जहां पर अकाल पड़ता था वहां पे छत्तीसगढ़ के मजदूरों का बाहर जाना, बड़ी संख्या में जाना, रेलवे स्टेशन और बसों पर इतने बड़े बड़े जत्थे रहते थे। मुझको ध्यान है, मैं रिपोर्टिंग करता था, फोटोग्राफी करता था, तो स्टेशन पर जाने पर ऐसे 50, 60, 100, 200 लोगों के जत्थे मिलते थे, पूरे कुनबे सहित। और बताऊं आपको, उनके पास कोई पेटी बिस्तरा सूटकेस बैग नहीं रहता था। जो खेती के सामान के, फर्टिलाइज़र के जो बड़े बोरे खाली होते थे प्लास्टिक के, उन्हीं बोरों में सामान लेकर जाते थे। और ये भी बात की बात है, मैंने तो जूट के बोरों में सामान लेकर जाते हुए मजदूरों को देखा हुआ है बड़ी संख्या में। क्यों जाते हैं बाहर, इस बारे में समाजशास्त्रियों का कुछ अलग अलग अंदाज है। मेरे एक जानकार हैं, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हुए हैं। वो छत्तीसगढ़ में बहुत काम करते थे फील्ड में। उनसे बात होते होते मुझको ये पता लगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, एक रोमांचक यात्रा के लिए कि कोई दूसरा प्रदेश देखना हो जाएगा, दूसरे माहौल में रहना हो जाएगा, पहाड़ देखना हो जाएगा, नदी देखना हो जाएगा, बर्फ़ देखना हो जाएगा, और वहाँ पर मजदूरी यहाँ से ज़्यादा मिलती है, या तो मजदूरी या ठेका मजदूरी। आमतौर पर ईंट भट्टों में रोजी मजदूरी नहीं रहती है, ठेका मजदूरी रहती है। तो ये कुछ पैसा कमा कर वहाँ से लेके आते हैं, थोड़ा घर का छप्पर वगैरह सुधार लेते हैं, अगल बगल की कोई थोड़ी बहुत ज़मीन 10-20 हज़ार फीट ज़मीन और ख़रीद लेते हैं, घर वाली का कुछ पायजेब या बिछिया कुछ बन जाता होगा, कुछ पुराना कर्जा है 10-20 हज़ार चुका देते होंगे। ऐसा करते हैं मजदूर। कुछ लोग बाहर इसलिए भी जाते हैं कि बाहर की दुनिया देखना उनको अच्छा लगता है, इसलिए भी जाते हैं। इनमें से हर कोई केवल मजबूरी में जाते हों ऐसा नहीं है, क्योंकि अब खेती अधिकतर इलाकों में होने लगी है। जहाँ खेती नहीं होती वहाँ कारखाने होने लगे हैं, कारखाने नहीं होते वहाँ मनरेगा का कुछ काम मिलने लगा है, सड़कें बनने लगी हैं चारों तरफ, तो काम यहाँ मिल जाता है एकदम से। मजदूर बेरोजगारी में भूखे मर न जाएं इसलिए बाहर जाते हों ऐसा नहीं है। एक बात ये भी है कि बाहर गए हुए मजदूर परिवार और समाज की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रहते हैं। कोई त्योहार, खुशी, गम के मौके कुछ नहीं रहते वहाँ पर। तो वहाँ वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा मजदूरी करते हैं, रात दिन एक शिफ्ट, 1.5 शिफ्ट, 2 शिफ्ट काम कर लेते हैं, ठेके पे काम कर लेते हैं, यहाँ के मुकाबले ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये केवल छत्तीसगढ़िया मजदूर के साथ में नहीं है, ये पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मजदूर माइग्रेशन करके, पलायन जिसको कहते हैं, जिसके खिलाफ रहता हूँ शब्द के मैं, कि ये पलायन करके नहीं जाते हैं, ये काम करने जाते हैं मजदूरी के लिए। पलायन तो सरकारों का रहता है जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है, और जिसकी वजह से कई जगहों पर मजदूरों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। तो मजदूर और मजबूर ये जहाँ पर है वो उनका पलायन नहीं है, वो उनकी सरकार का पलायन रहता है। खैर वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। तो ये जो बाहर गए हैं लोग, ये भूखे मर रहे थे यहाँ ऐसा नहीं है। आज सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझ में आ गई है कि भूखा तो किसी को भी देश में मरने नहीं देना है, और शायद कोई भूखे नहीं मरते अब इस देश में। सबको सरकारी राशन अनाज
बिना दाम के या बहुत ही रियायती दाम पर मिल जाता है। लेकिन जाते हैं लोग बाहर, बाहर जाने से सीखते हैं नया काम, नए इलाके को जानते हैं, ऐसा विस्तार होता है पूरी सभी जगहों पर। हिंदुस्तान के कई प्रदेशों से लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अभी कुछ महीने पहले अपनी एक पुरानी बात को दोहराया कि तेलुगु लोग जो हैं वहाँ के 3-4 कम से कम बच्चे पैदा करें, क्योंकि एक बच्चा तो हर परिवार का अनिवार्य रूप से विदेश चले जाना है, एक बच्चे या बच्ची को, एक को दूसरे प्रदेश चले जाना है, तो 2 ही बच्चे रहते हैं तो बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं घर में। बहुत खराब नौबत है, देश में अभी भी ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं और बॉर्डर जो है वो इतनी पुख्ता नहीं है, कोई ऐसी सीमेंट की दीवार नहीं है बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, जिसको पोरस कहते हैं कि थोड़ा छेद भरी हुई बॉर्डर है, उसमें लोगों का आना जाना लगे रहता है। आपने वो बजरंगी भाईजान फिल्म देखी होगी कि सलमान खान भी एक पाकिस्तानी बच्ची को उधर पहुंचाने के लिए ऐसे ही किसी रास्ते से उधर निकल जाता है, देखा होगा आपने। वैसे ही उधर से भी इधर लोग आते जाते रहते हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर उनका नाम पूछकर, उनका शायद धर्म भी पूछकर इस तरह से मारा गया। ये घटनाएं पहले भी हुई हैं, इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि वहां पर होने वाली आतंकी हत्याएं जो हैं उसमें धर्म पूछकर हत्या की जाती है, गैर मुस्लिमों की हत्या की जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये काम कश्मीरी नहीं कर रहे हैं, ये काम आतंकी कर रहे हैं, जिनके बारे में खुद भारत की सरकार कहती है कि पाकिस्तान में बसे हुए आतंकी इधर आकर हमला करते हैं। तो मैं इसी बात की चर्चा के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था कि देश भर में और पूरी दुनिया में लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उसको अनिवार्य रूप से बेबसी में बाहर गया हुआ न माना जाए। कई लोग बाहर जाकर नए हुनर सीख कर आते हैं, नया तजुर्बा लेकर आते हैं, दुनिया को लेकर उनका नज़रिया अधिक व्यापक होता है। ये 2 परिवारों पे जो बिजली टूट पड़ी है अभी, तो मुझको उम्मीद है कि देश की सरकार, कश्मीर की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार इन दोनों परिवारों को इससे उबरने में मदद करेंगी। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इससे देश का ताना बाना न टूटने पाए। ये हरकत सरहद के पार के आतंकियों ने की है, इस बात को मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटा सा अनुरोध, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये बात आपको कैसी लगी। इसके लिंक को अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा, हो सकता है उनको भी ये बात ठीक लगे। चलते चलते छोटी सी सलाह कि आप दुपहियों पर अगर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। किसी हादसे की हालत में आपकी ज़िंदगी को हेलमेट बचा सकता है। फिर मिलेंगे।